हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने YouTube चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में कुछ अवशेष बचे हैं, कुछ बिंदु बचे हैं जिनको आज हम लोग ख़त्म करेंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की क्लास आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? आज के जितने भी पॉइंट रहेंगे, जितने भी बिंदु रहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं और इसके कई नाम हैं, तो उन नामों को भी देख लेते हैं। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसी को ताड़नजात वर्ण किसे कहते हैं? या फिर कह लीजिए संकर वर्ण किसे कहते हैं? एक और नाम है इसका फेंका हुआ वर्ण। फेंका हुआ वर्ण। अब एक ही बिंदु के इतने नाम, तो भैया ये जो नाम दिए गए हैं भिन्न भिन्न नाम, सभी का कोई न कोई मतलब है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, ये होते कौन कौन से हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। द्विगुण व्यंजन क्यों कहा गया और ये कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी बिंदु हैं ये एक ही हैं और इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। संख्या जो होती है 2 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है अढ़ और एक होता है अढ़। एक होता है अढ़ और एक होता है अढ़। अब यही 2 ऐसे वर्ण हैं जिनके इतने नाम, यही 2 ऐसे वर्ण हैं जिनके इतने नाम हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्हीं 2 वर्णों का इतना सारा नाम कैसे पड़ा और क्यों कहा जाता है। तो द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है और इसका नाम क्यों पड़ा, तो रीज़न है कि ऐसे वर्ण जिनमें 2 गुण शामिल हो उन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसे, तो उच्छिप्त व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्र का भाग अचानक नीचे की तरफ झुक जाए या गिर जाए, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि उच्छिप्त व्यंजन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के अग्र का भाग अचानक नीचे गिर जाए उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और ताड़नजात वर्ण क्यों कहा गया इसे, तो ताड़नजात वर्ण किसे कहते हैं और क्यों कहा गया, इसका नाम क्यों पड़ा ताड़नजात वर्ण, तो चलिए हम आगे बताएंगे। इससे पहले संकर वर्ण किसे कहते हैं और संकर वर्ण इन्हें क्यों कहा गया, इसे देख लेते हैं। संकर का मतलब होता है, संकर वर्ण भी पूछा जाता है और संकर शब्द भी पूछा जाता है। तो संकर शब्द यदि पूछ दिया जाता है तो कहा जाता है कि 2 भाषाओं के मेल से बनने वाले नए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। वैसे ही संकर वर्ण यदि पूछ लिया जाए तो कहा जाता है कि 2 भाषाओं के मेल से बनने वाले वर्ण को संकर वर्ण कहा जाता है। फेंका हुआ वर्ण क्यों कहा गया इसे, तो फेंका हुआ वर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि इनका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे मुख से बाहर आते हैं, हमारे मुख से बाहर आते हैं। उच्चारण करके देख लीजिएगा, जैसे अड़ और अढ़, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे मुख से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए इन दोनों वर्णों को फेंका हुआ वर्ण भी कहा जाता है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सभी
पॉइंट आप लोगों को याद हो गए होंगे। हम लोग परिभाषा नहीं लिखेंगे, केवल और केवल मौखिक रूप से हम लोग सुन लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो टेंशन मत लीजिएगा। आज आप लोगों को नई नई चीज़ें मिलने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन में अंतर। यदि आपसे पूछा जाता है कि विदेशी स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, विदेशी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन में क्या क्या अंतर है। तो विदेशी स्वर के अन्य नाम और भी हैं, तो देख लेते हैं अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इन्हें आगत स्वर भी कहा जाता है। अब आगत स्वर क्यों कहा गया, तो अभी देखते हैं। इन्हें मेहमान स्वर भी कहा जाता है। मेहमान स्वर, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मेहमान स्वर कौन कौन से होते हैं तो क्या बताएंगे, यदि पता रहेगा तभी बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मेहमान स्वर या आगत स्वर या विदेशी स्वर कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो संख्या यदि पूछी जाए तो भैया केवल और केवल एक बताइएगा, और होता कौन सा है, तो ये दीर्घ आ के ऊपर यदि अर्धचंद्र बिंदु लग जाए तो उसे आगत स्वर या विदेशी स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये जो आगत स्वर आया है ये विदेश से चल कर आया है, इसीलिए इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं तो देख लीजिएगा। डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल, आदि शब्द आगत स्वर से बनते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि आगत स्वरों की संख्या, तो एक, और वो कौन सा होता है, तो भैया दीर्घ आ पर अर्धचंद्र बिंदु। अब आ जाते हैं हम लोग विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये भी विदेश लग गया तो भैया यानी विदेश से आया है। और इसकी संख्या यदि पूछी जाती है तो क्या बताएंगे, यदि संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है और वो कौन कौन से होते हैं, तो क, ख, ग, ज और फ, यही 5 होते हैं। 5 विदेशी व्यंजन होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में यदि एनसीईआरटी के हिसाब से पूछा जाए तो इनकी संख्या 3 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो ख, ज और फ। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से 3, और यदि वैसे कह दिया जाए तो 5 होती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन में अंतर समझ में आ गया होगा कि विदेशी स्वर कौन कौन से होते हैं और विदेशी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कि विदेशी वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे भैया। वर्णों की यदि संख्या पूछी जाए तो ये इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि विदेशी वर्णों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो भैया देख लीजिए 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो एक आगत स्वर और 3 ये कौन कौन से, ख, ज और फ और आगत स्वर, यही होते हैं 4 विदेशी वर्ण। यदि वर्ण जोड़ दिया तो 4। ठीक है, वर्ण का मतलब ये होता है कि स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन में अंतर समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इसमें अंतर होता है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर कितने, उनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं।
तो संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, संयुक्त मीन्स होता है जुड़ना। संयुक्त मीन्स जुड़ना। अकेला आदमी कभी संयुक्त नहीं कहलाएगा, कम से कम एक लोग और उसके साथ हों तभी वो संयुक्त हो सकता है। तो सेम इसकी परिभाषा यही बनती है कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त स्वर। परिभाषा आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन और दो संयुक्त स्वरों के मेल से बनने वाले, या फिर कह लीजिए कि दो स्वरों के मेल से बनने वाले वर्णों को संयुक्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या यदि पूछी जाए तो दोनों की संख्या बराबर होती है। दोनों की संख्या बराबर होती है। इसकी भी चार, इसकी भी चार, लेकिन इनमें से जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनके जो चार वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यही चार वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन के। और यदि संयुक्त स्वर के पूछे जाए तो ये भी चार होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर तो आप लोग स्वरों का वर्गीकरण में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए कि यदि आपसे पूछ लिया गया कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। इसीलिए दोनों में अंतर हम आपको दिखा रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन यदि कह दे तो अलग और स्वर कह दे तो अलग, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये किन किन वर्णों के योग से बने हैं। तो संयुक्त व्यंजन में जो छ बना है, पूछ लिया जाता है कि किन किन वर्णों के योग से बना है, तो देखिए भैया क धन मूर्धन्य स से बना है ना। कहीं कहीं दे दिया रहता है क धन स धन अ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दो वर्णों के योग से बताए थे, यहाँ तो तीन दे दिया। नहीं, तीन भी सही है क्योंकि यहाँ पर हलंत लग गया और इसमें का जो अस्वर था उसे बाहर निकाल दिया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। और त्र किन किन वर्णों के योग से बनता है तो त धन र, और ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बनता है तो ज धन य, और स्र पूछा जाता है तो श्र धन र। ये चार ऐसे वर्ण हैं जिनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ज्ञ होता है ये किन किन वर्णों के योग से बनता है, तो ज और य से, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। अब आ जाइए, संयुक्त स्वर किन किन स्वरों के मेल से बने हैं। तो देखिएगा, जब ए पूछा जाए कि किन किन स्वरों के मेल से बना है तो अधन ई से, और ऐ पूछा जाए तो अधन ए से, और ओ पूछा जाए तो अधन उ से, और औ पूछा जाए तो अधन ओ से। देखिए इसके जो विच्छेद हैं यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे, अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे हम पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि भैया ये जो त्र है किस वर्ण के बाद आता है। त्र किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है। ये आपसे क्वेश्चन है, त्र किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका आंसर जो होता है त हो जाएगा। त के बाद आता है, किसके बाद आता है भैया, त के बाद आता है। कैसे, त्र का जो योग होता है त धन र से मिलकर त्र बना है,
और यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि छ, छत्री वाला छ किस वर्ण के बाद आता है, तो विच्छेद करके देखेंगे क धन श से बना है, तो ये क के बाद आता है। ठीक है, क के बाद आता है। ये मत बता दीजिएगा कि त्र जो आता है छत्री वाला छ के बाद आता है ना, और छ जो होता है छत्री वाला छ किसके बाद आता है भैया, ह के बाद आता है, तो गलत हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था और इसको बल्कि उतार लीजिएगा। ठीक है, तो त्र किस वर्ण के बाद आता है आपको समझ में आया, त के बाद आता है। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर तो हो गए, चलिए अब देखते हैं आगे। ये तो समझ लीजिए कि बहुत ही बढ़िया बिंदु अब चलने जा रहा है। इसको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़े होंगे लेकिन कुछ लोग हम गारंटी के साथ कहते हैं कि नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसे नोट भी कर लीजिएगा कि संयुक्त ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। संयुक्त ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। संयुक्त ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो संयुक्त ध्वनियों की यदि प्रकार पूछा जाए तो भैया 3 होती हैं। कौन कौन से होती हैं संयुक्त ध्वनियाँ, कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है, नाम तो सुने होंगे, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर ध्वनि, कौन सी ध्वनि? संयुक्ताक्षर ध्वनि। दूसरा भैया संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। संपृक्त ध्वनि के बाद आ जाता है आपका द्वित्व, बहुत पूछा जाता है, द्वित्व व्यंजन या फिर युग्मक ध्वनि। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आप लोगों को बता दें। ठीक है, संयुक्ताक्षर ध्वनि किसे कहते हैं और संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भैया, ध्यान से देखिएगा और इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संयुक्ताक्षर ध्वनि किसे कहते हैं और इनको कैसे पहचानेंगे, तो चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं संयुक्ताक्षर ध्वनि की। तो संयुक्ताक्षर ध्वनि किसे कहा जाता है, तो जब दो व्यंजन के बाद एक स्वर आ जाए, एक स्वर आ जाए तो उसे संयुक्ताक्षर ध्वनि कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या हम लोग पीछे पढ़े ना, कितनी होती है? 4। जैसे देख लेते हैं, छ, क्षत्रिय वाला छ। यदि इसको हम तोड़ेंगे ये किन किन वर्णों की योग से बना है तो अभी पता चलेगा। देखिएगा, क धन श धन अ से। क्या इसे हम लोग संयुक्ताक्षर ध्वनि कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा यही कहती है कि जब दो व्यंजन के बाद एक स्वर आ जाए, कितने स्वर? एक स्वर आ जाए। कितने व्यंजन के बाद? 2 व्यंजन के बाद, तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो क्या छत्री वाले छ को संयुक्ताक्षर ध्वनि कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो संयुक्ताक्षर ध्वनि की संख्या यदि पूछी जाए तो भैया 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, देखिएगा कैसे, त धन र धन अ और ज धन य धन अ, स धन र धन अ। देखिए, 2 व्यंजनों के बाद एक स्वर आया है कि नहीं, तो संयुक्ताक्षर ध्वनि कहलाएगा कि नहीं?
समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं संपृक्त ध्वनि। ये सबसे अलग है संपृक्त ध्वनि। कुछ लोग तो संपृक्त ध्वनि का नाम भी नहीं सुने होंगे, वर्णमाला पढ़ चुके होंगे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं। तो इसे मिटा दे, देखिएगा संपृक्त ध्वनि की यदि परिभाषा पूछी जाए या फिर संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं, तो देख लीजिए कि जब ऐसी ध्वनियाँ जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बनी, ऐसी ध्वनियाँ जो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बनी हो, उन्हें क्या कहा जाएगा भैया? संपृक्त ध्वनि कहा जाएगा। ऐसी ध्वनियाँ जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बनी हों, उन्हें संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इनके उदाहरण देख लीजिए कैसे आते हैं। तो देखिएगा, जैसे चंबल, चंबल को यदि हम लोग खंडन करेंगे तो देखिएगा क्या क्या आएगा। च धन म धन ब अधन ल। इसमें हमको कहीं संयुक्त वर्ण मिले हैं क्या? देखिए म और ब, म और ब दो भिन्न भिन्न व्यंजन है कि नहीं? दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बनी ध्वनि को क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वनि कहेंगे कि नहीं भैया? संपृक्त ध्वनि कहा जाएगा कि नहीं? तो चंबल, संबल है ना जी, चंबल, संबल, हम्बल, ये सब क्या है? संपृक्त ध्वनियाँ है कि नहीं? तो संपृक्त ध्वनियाँ समझ में आई। आगे बढ़ें तो देखिए, अब आ जाइए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और युग्मक ध्वनि कौन सी होती है। तो देखिएगा द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, तो इसकी छोटी सी परिभाषा है भैया कि ऐसे वर्ण जो दो समान व्यंजनों के योग से बने हों, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जो दो समान व्यंजनों के योग से बनी हो। ऐसी ध्वनियाँ जो दो समान व्यंजनों के योग से बनी हो, उन्हें द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहा जाता है। देखिए कैसे, और तो और कहा जाता है कि उनमें पहला वाला वर्ण, पहला वाला व्यंजन आधा तथा दूसरा वाला व्यंजन पूरा होता है, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। पहचानने का एक और तरीका होता है, जैसे देखिएगा दिल्ली, दिल्ली शब्द है, दो समान, ऐसी ध्वनियाँ जो दो समान व्यंजनों के योग से बनी हो, दो समान व्यंजनों के योग से बनी हो, उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि। और बोले थे कि इनमें पहला वाला व्यंजन क्या होता है? आधा, और दूसरा वाला व्यंजन पूरा होता है कि नहीं? जैसे बिल्ली, सबसे बेस्ट शब्द है कल्लू, तो दिल्ली, बिल्ली, कल्लू, कच्चा, पक्का, ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे कि नहीं? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे कि नहीं? या फिर कह सकते हैं युग्मक ध्वनि, कह सकते हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भैया? तो बताइए, ये तीन जो ध्वनियाँ थी, संयुक्त ध्वनियों की यदि प्रकार पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 3। और ये 3 जो प्रकार थे, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और नया था कि नहीं? यदि नया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी खुशी होगी कि हमने आप लोगों को कुछ नया बताया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे
कि जो 11 स्वर होते हैं, यदि हम आप लोगों से पूछ लें कि भैया लघु ई जो होती है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसे कहाँ से उच्चारित किया जाता है, उसका नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? यदि पता रहेगा तो तुरंत बता देंगे। तो चलिए अब हम लोग उसी बिंदु पर चलते हैं। तो देखिएगा भैया, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, तो इसे लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक साड़ी बनवाते हैं। थोड़ा सा ये लंबा है, बड़ा है, तो टेंशन मत लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस हेडिंग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण भैया? वर्णों का वर्गीकरण। अब थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा अपने नोट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट के हिसाब से। चार्ट हम क्यों बनाए? चार्ट के माध्यम से हम आप लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक जगह सारे वर्ण दिख जाएं। ठीक है, तो हम लोग की हेडिंग रहेगी, हेडिंग तो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, है ना। तो एक इसमें है क्रमांक और एक हो गया वर्ण। वर्ण का मतलब हम बोले थे भैया स्वर प्लस व्यंजन दोनों होते हैं, और इसमें आ जाएगा कि बोलने की जगह क्या है, यानी उच्चारण स्थान। बोलने की जगह यदि हमको पता चल जाती है तो उसका नाम क्या दिया गया, जिसे बोला जाता है उच्चारण स्थान का नाम। उच्चारण स्थान का नाम, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला में क्या है। तो हम लोग 11 स्वर में अ और आ से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, और कै वर्ग का उच्चारण स्थान, और एक आता है विसर्ग। अ आ कै वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान, सभी का उच्चारण स्थान एक ही है। ये सब कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, तो कंठ से, और इनका नाम क्या दिया गया, कंठ्य। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है लघु ई, लघु ई और दीर्घ ई, और कै वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, चय वर्ग। और चय वर्ग के साथ साथ कुछ और आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन का पहला वर्ण और उष्म व्यंजन का पहला वर्ण। य और श का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जिसको चय वर्ग का उच्चारण स्थान पता होगा वो बता देगा, तालु, और उसका नाम क्या दिया गया भैया, तालव्य, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग ई के बाद आ जाता है री, री। फिर इसके बाद कै चय टय वर्ग, टय वर्ग के साथ अंतस्थ व्यंजन में एक आ जाता है र, और उसमें व्यंजन में आ जाता है मूर्धन्य श। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इनका उच्चारण स्थान भैया होता है मूर्धा, और उनको नाम क्या दिया गया, मूर्धन्य। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोगों का क च ट त, तय वर्ग,
और तय वर्ग के साथ कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो य र ल और श श स, दंत स, ऐसे ही बोला जाता है। तो तय वर्ग के साथ ल और श का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंत। क्या होता है भैया? दंत। और नाम क्या दिया गया? दंत्य, है ना। फिर आ जाता है कौन सा वर्ग? क च ट त प वर्ग। प वर्ग के साथ कुछ स्वर आ जाते हैं, उ और दीर्घ उ। फिर इसके साथ कोई वर्ण नहीं आते। ये जो एक एक वर्ण बचे हैं उनको हम लोग आगे देखते हैं। तो उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो ओष्ठ। ये कहाँ से उच्चरित किए जाते हैं? ओष्ठ से। इनका नाम क्या दिया गया? ओष्ठ्य। ठीक है। फिर अब आ जाता है कि कौन कौन सा स्वर बचा है, देख लेते हैं। अ आ इ ई उ और री। बचा क्या क्या? ए अ, और क्या? ओ और औ, है ना। यही 4 स्वर बचे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इनका उच्चारण स्थान हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाता है ना। तो ए का उच्चारण ए किन किन स्वरों के योग से बना है, पहले ये देख लीजिए। ए जो बना है अधन ई के योग से, अधन ई के योग से बना है कि नहीं? तो भैया अ का उच्चारण स्थान हम लोग ऊपर ही देखें। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यानी कंठ। और ई का उच्चारण स्थान हम लोग देखें। ई का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तालु, यानी कंठ प्लस तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु। इनका नाम क्या दिया गया? तो कंठ तालव्य। क्या नाम दिया गया भैया? कंठ तालव्य, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग ओ औ की तरफ। तो वैसे ही जैसे ए का निकाले थे वैसे ही ओ औ का निकालते हैं। तो ओ किन किन स्वरों के योग से बना है? तो अधन उ से, अधन उ से। तो अ का उच्चारण स्थान ऊपर देखें क्या होता है? कंठ। प्लस उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है कि नहीं? ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान मिला कंठ प्लस ओष्ठ। नाम क्या दिया गया भैया? कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। ठीक है। तो कंठोष्ठ्य वर्ण यदि पूछे जाएं तो कौन कौन से होते हैं? ओ औ। यदि आपसे कंठ तालव्य वर्ण पूछे जाएं तो भैया ए ऐ। यदि ओष्ठ वर्ण पूछे जाएं तो उ स्वरों में, है ना। अब देखिए कौन कौन से वर्ण बचे हैं। य र ल व और श श श ह। और एक आ जाता है आपका विसर्ग। तो हो गया ना भैया। विसर्ग के साथ एक अनुस्वार भी आता है, आता है कि नहीं? तो अनुस्वार भी देख लेते हैं। इन तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है भैया दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। तो नाम दिया गया दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ह का उच्चारण स्थान होता है भैया, ह का उच्चारण स्थान होता है स्वर तंत्र। कहाँ से उच्चरित किए जाते हैं? स्वर तंत्र से उच्चरित किए जाते हैं, इसीलिए स्वर तंत्र। और इनका नाम क्या दिया गया? अलजिह्वा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अलजिह्वा किस वर्ण को कहा जाता है तो हक। यदि हम आपसे पूछ लें कि काकल वर्ण किसे कहा जाता है और उसकी संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे? 1। और कौन सा? हाँ, है ना, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए अनुस्वार आ गया। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है ना, इसका उच्चारण स्थान नासिका होती है, नाक से बोला जाता है। कहाँ से? नाक से। तो इसका उच्चारण स्थान नासिका होती है और नासिका का नाम दिया गया नासिक्य व्यंजन, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण। यदि आपसे पूछा जाए नासिक्य वर्ण कौन सा होता है तो अनुस्वार, है ना, अनुस्वार।
विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। नाम क्या दिया गया? कंठ्य। लघु ई और दीर्घ ई और च वर्ग और य और तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। नाम क्या दिया गया? तालव्य। री का मूर्धा, ट वर्ग का मूर्धा, र और मूर्धन्य श का मूर्धा। नाम क्या दिया गया? मूर्धन्य। त वर्ग और ल और श का उच्चारण स्थान दंत और नाम क्या दिया गया? दंत्य। उ का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो ओष्ठ और नाम क्या दिया गया? ओष्ठ्य। और ए का तो भैया कंठ प्लस तालु कंठ तालव्य। और ओ औ का कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ्य। और व का दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ्य। और ह का स्वर यंत्र से अलजिह्वा वर्ण। और अंग का अनुस्वार का तो नासिका से इसे कहा गया भैया नासिक्य वर्ण। ये थे आपके चार्ट के हिसाब से सभी वर्ण, 11 स्वर और स्पर्शी व्यंजन, है ना? नहीं, स्पर्शी व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन और प्लस ऊष्म व्यंजन, यानी 33 व्यंजन और 11 स्वर कहाँ कहाँ से उच्चरित किए जाते हैं, यही सब था। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे लिख लीजिए। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, नए बिंदु को। अब नया बिंदु है क्या और उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आखिरी छोर पर चल रहे हैं। ठीक है, वर्णमाला का आखिरी छोर, है ना? तो टेंशन मत लीजिए, आज वर्णमाला का दाह संस्कार होगा। तो दाह संस्कार में आप लोग भी शामिल रहिए, है ना? बस कुछ समय बाद पूरा क्रियाकलाप हो जाएगा वर्णमाला का। तो चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक जो बिंदी होती है जिसे अनुस्वार भी बोला जाता है और ताड़नजात वर्ण भी बोला जाता है। एक बिंदी यदि किसी भी वर्ण के चारों तरफ लग जाती है तो चारों जगह क्या अलग अलग नाम होते हैं कि एक ही नाम होते हैं? यदि अलग अलग नाम होते हैं तो कौन कौन से नाम दिए गए हैं और कौन कौन से वर्ण बनते हैं? तो बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट बिंदु है भैया, है ना? कि जब किसी वर्ण के चारों तरफ बिंदी यदि लगा दिया जाता है तो चारों जगह पर क्या इसके अलग अलग नाम होते हैं कि एक ही नाम होते हैं? यदि अलग अलग नाम होते हैं तो कहाँ पर कौन कौन सा नाम दिया गया है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा है तो उसे इस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अनुस्वार। और यही बिंदी यदि किसी वर्ण के पीछे लग जाए तो इसे पंचमा अक्षर कहा जाता है। पंचमा अक्षर कहा जाता है। हर वर्ग का पंचमा अक्षर जैसे होता है ना, वैसे ही पंचमा अक्षर कहा जाता है। ये किस वर्ग का है पंचमा अक्षर? तो क वर्ग का। तो जब ये बिंदी किसी वर्ण के पीछे लगी तो भैया पंचमा अक्षर कहलाई। इस बिंदी का नाम बदल गया कि नहीं? क्या हो गया? पंचमा अक्षर। यदि यही बिंदी किसी वर्ण के नीचे लग जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ताड़नजात वर्ण। जो हम लोग पहले ही पढ़े हैं, ताड़नजात वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ड़ और अढ़। कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? तो यहीं से कि जब किसी वर्ण के नीचे यदि ड के नीचे हम बिंदी लगा दिए तो ताड़नजात वर्ण, यदि ढ के नीचे लगा दिए तो ताड़नजात वर्ण। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? और इस बिंदी को यदि किसी वर्ण के नीचे लगा देते हैं तो क्या कहा जाता है? समझ में आया? अब देखिएगा कि यदि यही बिंदी किसी वर्ण के आगे लग जाए तो क्या कहा जाता है? तो यदि
किसी बिंदु के किसी वर्ण के आगे लग जाए तो इस बिंदी का नाम हो जाता है भैया नुक्ता वर्ण। क्या हो जाता है? नुक्ता वर्ण, जिससे विदेशी व्यंजन बनते हैं, जैसे क, ख, ग, ज और फ। देखिए वर्णों के आगे लगी है कि नहीं बिंदी? तो एक बिंदी एक वर्ण के चारों तरफ लगकर चारों जगह पर चार नाम दिए कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक बिंदिया का कमाल। हर जगह पर अलग अलग नाम है इसका और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है ये। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा और अच्छा लगा होगा तो उतार लीजिएगा। अब हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वर्णमाला का अंतिम बिंदु जो हर जगह पूछा जाता है कि भैया वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी होती है? तो भैया 52 होती है। अबे 52 कैसे बने और कौन कौन से वर्ण हैं? तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। लास्ट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। 52 वर्ण कैसे बना है ना? बहुत ही सरल है। तो देखिएगा स्वर कितने होते हैं भैया? 11। सभी व्यंजनों की संख्या 33, टोटल 44 वर्ण हुए कि नहीं? अब आ जाइए, हम लोग पढ़े हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 और अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है भैया? 2। और आ जाते हैं हम लोग पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अब जोड़ लेते हैं कि 44 2 46, 46 2 48, 48 4 52 हुआ कि नहीं? 52 वर्ण हुए। यदि आपसे वर्णों की संख्या पूछी जाए तो क्या बताएंगे? 52। यदि आपको घुमाकर थोड़ा सा घुमाने के लिए यदि थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दे और पूछ ले कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूल वर्णों की संख्या, यदि मूल वर्णों की संख्या पूछी जाए या पूछ ली जाए तो भैया क्या बताएंगे? कितनी होती है? 44। मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, यदि आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या तो 52। 2 क्वेश्चन बने कि नहीं? और यदि पूछ लिया जाए कि भैया मानक वर्णों की संख्या, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? मानक वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है भैया। 4 वर्ण और जोड़ दीजिए 56। कितनी हो जाएगी? 56। ठीक है, ये कहाँ से आए 4 वर्ण और कौन कौन से हैं? तो भैया देख लीजिए, विदेशी वर्ण को जोड़ने पर ये मानक वर्णों की संख्या हो जाती है। विदेशी वर्ण हम पीछे बताए थे कि यदि आपसे पूछा जाए कि विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 4। कौन कौन से? ख, ज और फ और एक आगत स्वर भी होता है कि नहीं? यही 4 वर्ण और जोड़ दिए जाए तो टोटल हो जाते हैं 56 वर्ण। और उन्हें क्या कहा जाता है? मानक वर्ण। यदि मानक वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 56, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52, यदि मूल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 44 होती है। तो आशा है कि आप लोगों को वर्णों की संख्या कितनी होती है और कितने आधार पर कितनी कितनी होती है
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने वर्णमाला को समाप्त कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।